नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। दीपावली ऑफर चल रहा है। अभी तो एक बोलते हैं हम ये देंगे तो दूसरा चढ़ बढ़ के बोलता है हम ये देंगे। अरे भैया, दीपावली ऑफर देना बंद करो। जनता आज की समझ नहीं है भैया। शिक्षा स्वास्थ्य के नाम से सिर्फ लूटमार बची है। सभा बहुत से प्रेशर आते हैं, कई फोन आते हैं, कई ऑफर्स आते हैं, बहुत सी चीजें आती है। हमारे कार्यकर्ता तो जहर की पुड़िया जेब में लेकर के घूम रहे थे। भाई साहब, बोले तुमने समर्थन दिए तो 1000 कार्यकर्ता जहर खा लिए। ये विकास है और ये विकास के बाद में तानाशाही है। क्या ग्राम पंचायतों पर मालिक सरपंच मृत हो गए? इनकी जो बाहुबली चल रही है, इनकी जो ताकत है, इनके पास में जो आज ये ज्वालामुखी बने पड़े हैं, इनके कारण आज कोई लोग इनके पीछे हाथ उठाने, ये आवाज उठाने के नहीं सोचते। और पहले 3 लोग मिलकर के जिले को चला रहे थे, अब चौथा पैदा कर रहे हैं। रेत घाट में कहीं पार्टनरशिप नहीं है क्या जायसवाल जी की? दारू व्यापार में कहीं पार्टनरशिप नहीं है? मैंने देखा है आज से 5 साल पहले जो सभा हुई थी, उस जिस सभा में अगर मान लीजिए जायसवाल जी नहीं जा पा रहे हैं, मगर विक्की पटेल जी ने अगर सभा ले ली है तो ये समझ लो कि जायसवाल जी ने ले ली। ऐसी कौन सी तुम्हारे बीच में बात होगी? बताते क्यों नहीं मीडिया के माध्यम से, मंचों के माध्यम से कि क्या तुम्हारे बीच में अनियमितता हुई तो तुम एक दूसरे का साथ छोड़ करके लोग गए? सब खेल पैसे का है मेरे भैया। वारासिवनी न्यूज के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज वारासिवनी न्यूज की टीम चर्चा करने पहुंची डोंगरमाली सरपंच और निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्हारे से, जिनका परिवार कभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहा है, लेकिन जनता की सेवा करने का लक्ष्य ठाने मनोज आखिर कैसे पहुंचे अपने राजनीतिक मुकाम पर, और क्या सोच लिए विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं इन सभी विषयों एवं क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा के दौरान क्या कहा निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्हारे ने। वारासिवनी न्यूज के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी मनोज लिल्हारे मौजूद है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि अब कुछ ही दिन मतदान को शेष रह गए हैं, ऐसे में भी जनसंपर्क के लिए लगातार सुबह से दौरा क्षेत्र का कर रहे हैं। किस प्रकार का उन्हें आशीर्वाद जनता से प्राप्त हो रहा है और किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच में जा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, क्या मुद्दे हैं जनता के सामने? आप जो आशीर्वाद मांग रहे हैं जनता से, क्या विकास की आपकी सोच है? सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में सशक्त नमन, साथ ही समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप बात मुद्दों की है तो मैं आपको मुद्दों के विषय में यही बताना चाहूँगा। अभी तक मीडिया के माध्यम से मैं ये सब चीज़ें बताती हुए आया हूँ और मंचों के माध्यम से भी मैं ये बात बताता हूँ कि मुद्दों की अगर हम बात करें तो इस बार हमने एक ही लाइन में पूरी बात खत्म कर दी है। बात यह है कि मुद्दे इस बार जनता बताइए और उसको पूरा करके हम देंगे। और जैसे बात मुद्दों की कर रहे हैं तो अब आपने बात जब मुद्दों की बता ही दी है तो थोड़ी सी इसमें 2 लाइन में कहना चाहूँगा कि इतने नेता अभी तक क्या है, सबने अपना वचन पत्र दिए, अपने अपने मुद्दे बताइए। सबसे पहली चीज़ कि उसमें मुद्दे कितने पूरे हुए, ये कुल मिला करके जनता को धोखा देने वाली बात है। और वादे कर करके चले जाना, मुद्दे बता के चले जाना, यानी मतदाता का हाय श्राप लेना होता है। जब आप उसको पूरा करके नहीं दोगे तो वो मतदाता जो है वो दिल से बद्दुआ देता है। किसी की बद्दुआ लेने नहीं आए, परंतु लोगों का आशीर्वाद लेने आए, मतदाताओं का आशीर्वाद लेने आए। मतदाताओं का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और साथ ही अब मुद्दों की बात में अगर बात आती तो मुद्दों में सबसे मुख्य चीज़ें क्या आती है? अगर विकास कार्य में कोई बातें आती तो विकास कार्य में बातें ये आती है कि भाई शिक्षा जो कि सरकारी संस्था है, स्वास्थ्य जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पलायन, और उसके बाद में आते हैं तो किसानी आती है। किसानी में बताइए, किसानों की तरफ में आज किस क्षेत्र के नेता के, हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, किसका ध्यान है? आज आप मंडी में जाकर के देख लीजिए, मंडी में हर किसान के साथ कुछ ना कुछ ऊंच नीच रोज हो रही है। उसके बाद में भी 200 मीटर दूर रहा हुआ जो हमारा 200 मीटर दूर रहे हुए हमारे जो प्रतिनिधि वहाँ जाकर के देखते तक नहीं। सेकंड चीज़ ये बताइए, शिक्षा में, शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है सरकार तो शिक्षा और स्वास्थ्य में कर रही है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो शिक्षा और स्वास्थ्य में, ये बात किसी से छुपी नहीं है। उसके बाद भी आप जाकर के देख लीजिए सरकारी स्कूलों का ग्राफ आज की तारीख में, जहाँ एक डीएड बीएड करा हुआ शिक्षक पढ़ाने आता है, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक वहाँ पढ़ाने आते हैं, और उसके बाद वो चाहें वहाँ पे अगर शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाए तो वहाँ से वैज्ञानिक पैदा हो सकता है। पर क्यों नहीं हो रहा? उसका कारण क्या है? प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधि अगर अपना प्रेशर दबाव कोई भी क्षेत्र के एक सरकारी संस्थान में जाकर के एक दिन अकस्मात निरीक्षण कर ले और वहाँ की अनियमितता जो पाई जाती है उस पर कार्रवाई कर दे, आजू बाजू के 50 स्कूल ऐसी सुधर जाएंगे। भाई स्वास्थ्य में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य में आज
हमारे डोंगरमाली एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र है। छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद में पिछले वर्ष आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से बहुत सी चर्चाएं चली थी। हमने वहाँ पे एक रंगे हाथ नर्सों को 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा था। ये छुपी हुई बात नहीं है, बहुत चला था मीडिया में। और उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ तो प्रूफ के तौर पे हमारे पास में रखा हुआ है, आज भी फोटो कापियाँ रखी हुई है। 47 महिलाओं ने अपना एफिडेविट बना करके दिया था, वो भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 50-50 रुपये के स्टाम्प में बना करके दिया था। उस 50-50 रुपये का स्टाम्प को हमने माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ जा करके ज्ञापन सौंपा था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं, और चलो ठीक, कार्रवाई नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अच्छे बड़े बड़े पदों पे रहे, ये कहाँ गए थे उस समय और आज तक कहाँ गए हैं, मैं यही पूछना चाहता हूँ। अभी तक कोई पूछने क्यों नहीं आया कि उनको न्याय मिला या नहीं मिला। तो ये गरीबों का मसीहा बन करके आना, बोले हम आपके साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा, तो ये क्या 59 महीना कोई किसी के लिए आने वाला नहीं। 1 महीने के लिए सब लोग गरीबों का मसीहा बन करके आते हैं भाई साहब। और जनता इस बार समझ गई है, जनता इस बार पूर्ण रूप से समझ गई, और खासतौर से तो ग्रामीण अंचल की हर एक व्यक्ति को समझदारी ये आ गई कि हमारे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं है। तब जाकर के ग्रामीण अंचल के सारे जितने भी मतदाता हैं, उन्होंने अपना एक मजबूत हाथ बनाने के लिए मुझे सामने लेकर के आया है, और आज मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा हूँ, और वो मेरे साथ आज कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। भरपूर सहयोग आज ग्रामीण अंचल के एक एक मतदाता का, एक एक घर से एक एक कार्यकर्ता का हमको मिल रहा है। मनोज जी, पूरी 90 पंचायत का आप लगातार दौरा कर रहे हैं, सुबह से निकल जाते हैं, क्या देखते हैं कि युवाओं की आंखों के लिए क्या होनी चाहिए, महिलाओं की आवश्यकता इस क्षेत्र में क्या होनी चाहिए, पुरुष क्या सोचता है, आप क्या मानते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, इसका प्रभाव है क्षेत्र में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं योजनाओं की अगर बात बताऊं तो योजनाओं में एक सबसे मुख्य चीज़ तो ये आती है, सरकार चाहे आप किसी की भी बना दे, सरकार आप चाहे किसी की भी बना दे, कांग्रेस की बनाए, भाजपा की बनाए, हाथी की बनाए, किसी की भी सरकार बना दे, सरकार का काम है योजनाओं को लाना। कोई भी ऐसी सरकार नहीं जो बिना योजना के चल रही है, सभी सरकार योजना लेकर के आ रही है। कोई भी सरकार आप बना दे, योजना लेकर के आएगी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का काम है उस योजना को हितग्राही तक पहुँचाना। सरकार तो आप किसी की भी बना ली, योजनाएं तो आना ही आना है। बात बच गई युवाओं की, तो आप मुझे ये बताइए, सबसे ज़्यादा अगर हमारे क्षेत्र में है तो वो है पलायन। भाई इस विषय में ये बताइए, आज तक के किसी भी के अपने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनको हम लोग यहाँ से विधायक बना करके कहाँ भेजा, विधानसभा में भेजा, उन्होंने आज तक के किसी भी विधानसभा में कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? जाके क्या विधानसभा में सत्र नहीं होते? और क्वेश्चन उठाया भी तो क्या, हमको जैसे कई ग्रामीणों को यही नहीं मालूम कि क्वेश्चन कितने बजे तक उठाया जाता है, और क्वेश्चन उठता है तो कितने बजे तक वहाँ लीगल रहता है। 4 बजे के पहले प्रश्नकाल में प्रश्न उठाने वाला, वहाँ उसकी सुनवाई होती है। 4 बजे के बाद में जो आप प्रश्नकाल में प्रश्न उठाते हैं, सिर्फ वो पेपरों में आता है कि फलाने फलाने क्षेत्र के फलाने विधायक ने ये प्रश्न उठाया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। इन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और उसके बाद भी आपने बेवकूफ़ बनाने के लिए भी 4 बजे के बाद प्रश्न नहीं उठाया आज तक के। तो क्यों नहीं उठाया बताइए ना, क्यों प्रश्नकाल नहीं उठाए? क्या ये क्षेत्र जो है, हमारा क्षेत्र जो बालाघाट जिला है, ये जिला है, जिला, कोई ग्राम नहीं है बालाघाट, जिला है। जिला होने के बाद में आज ये बताइए, यहाँ से पलायन सबसे ज़्यादा, युवा कहाँ जाएगा जी बताइए? पलायन है, जबकि ये यहाँ पे सोने की चिड़िया कहा जाता है इस बालाघाट को, माइंस की नगरी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बांस उत्पादन होता है। आप देख लीजिए, आपको तो सारी चीज़ें मालूम है, मीडिया में आपको सारी एक एक चीज़ें मालूम है। बांस होने के बाद में यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, पलायन क्यों हो रहा है? आप लांजी क्षेत्र की जानती, लांजी क्षेत्र से आप जाना और पूछना वहाँ पे जा करके, और मीडिया के माध्यम से बताना कि वहाँ से हैदराबाद कितनी बसें चल रही हैं। 30 से 32 बसें हैदराबाद के लिए चल रही, तो 30 से 32 बसें हैदराबाद चलना, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? तो रिश्तेदारी तो हैदराबाद वालों से नहीं हुई है भाई, ये तो पलायन है ना, करके जा रही है ना हैदराबाद। क्यों जा रही है? आज हमारे यहाँ कोई भी इंजीनियर बना हुआ लड़का रायपुर जाकर के इंजीनियरिंग कर रहा है, वहाँ जाकर के जॉब कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है ये बताइए? वो यहाँ की जो माइंस वहाँ जा रही है, और वहाँ जाने के बाद हमारे हमारे ही जगह की, जहाँ हमारी जन्मभूमि, यहाँ की माइंस रायपुर जा रही है, और हमारे यहाँ का जन्म लिया हुआ लड़का वहाँ जाकर के नौकरी कर रहा है। ये पलायन है, और युवा क्या करेगा, क्या बताइए? युवा आप जीत कर आते हैं मान लीजिए, तो क्या इस क्षेत्र में आपका विजन क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि मैं कोई चीज़ों की कसम तो खा नहीं रहा हूँ, और कोई चीज़ों को बता नहीं रहा हूँ। मैंने एक ही चीज़ बोल दिया कि मुद्दे तो इस बार जनता बताएगी, और पूरा करके हम देंगे। और उसके बाद भी अगर आप सुनना चाहते तो मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ नारियों का मान सम्मान आता है, जिसको हम बरकरार रखेंगे। बुजुर्गों का मान सम्मान आता है, जिसको बरकरार रखेंगे। और युवाओं को कंधे से कंधा मिला करके लेकर के चलना पड़ता है, उसको लेकर के हम चलेंगे। और हमसे यथासंभव जो प्रयास बने, भाई पद तो पद होता है, यथासंभव जो क्षेत्र के लिए प्रयास बनेगा वो प्रयास पूर्ण रूप से करेंगे। और अगर इसके लिए भी अगर हमें प्रूफ करने वाली अगर कोई बात आती है, हमारे पास एक छोटा सा ग्राम है, ग्राम डोंगरमाली, जहाँ पर आकर के आप जाकर के पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने इसको यथावत कैसा बना करके रखा है। हमको 2 साल
होने को ही है अभी सरपंच पद पे, 2 साल सरपंच पद पे होने को है। उसके बाद भी हमने 2 साल में इतना लेवल बना करके, और विकास कार्य तो खैर अपन अपने मुँह से नहीं बताएंगे कि हमको अपनी बढ़ाई करना, यानी कहने में अच्छी बात नहीं कि अपने मुँह से सारी चीज़ें बताओ, तो जनता बताएगी। सारी चीज़ों को हमने मैनेज करके रखा है। वैसे ही आने वाले समय में हम पूरे क्षेत्र को अच्छे से मैनेज करके रखेंगे। और जहाँ तक बन सकता है तो आने वाले समय में विधानसभा में कोई व्यक्ति ऐसा जाए जो विधानसभा के टेबल पे इतने जोर से हाथ पटक करके अपनी बात रखे कि पूरी विधानसभा उठ करके हमारी विधानसभा वारा सुनी। मैं मानता हूँ कि दो दिग्गज नेता आपके सामने खड़े हैं, आप निर्दलीय, क्या सोच थी निर्दलीय में उतरने के लिए? क्या देखिए, सबसे पहली चीज तो नेता दिग्गज कैसे हो गए, ये बताइए मेरे को। नेता दिग्गज कैसे हो गए भाई? नेता दिग्गज नहीं है, मतदाता दिग्गज है। मतदाता हिसाब बनाता है सबका, नेता नहीं बनाते। नेता अगर हिसाब बना लेते, भैया तो ये घर के बाहर क्यों आ रहे हैं, ये घर के बाहर क्यों आ रहे हैं, इन्हें तो घर में रहना चाहिए। और इस बात को पूछ ली तो आपने अच्छा किया, चलो मैं इतनी बात तो नहीं बोलना चाहता, पर बोल ली तो मैं आपको बता ही देता हूँ। मैं कहता हूँ, ये बताइए, भाजपा और कांग्रेस आज अपने अपने ऑफर लेकर के चल रही है। एक बोल रहा है मैं ये दूंगा, एक बोल रहा है मैं वो दूंगा। अरे जब सारी चीजें आपको देना है, और इसके पहले बोलते हैं हमने ये की, वो पूरी चीजें बता रहे हैं हमने, कोई बोलता है मैंने, हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में ये करी, वो बोलते हैं हमारी सरकार ये कर रही है। अरे जब सरकार सब कुछ कर रही है तो आपको आने की क्या जरूरत है? लाडली बहना का जो पैसा ले रही है उस बहना को मालूम नहीं कि मुझे पैसा कौन दे रहा है? उसको बताने की, बार बार उकेटने की क्या जरूरत है? क्या आप देने के बाद में उकेटना भी जानते हैं? अरे ठीक है, आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो क्या उसको माइक लेकर के समाज में बताने जाओगे कि मैंने 100 रुपए दिया, 100 रुपए दिए? अरे जब आपने दे दिए, और दे दिए हर मन से दे दिए, तो उसको रहने दो ना। और मतदाता तो जान रहा है ना किसको दिए। और जब मैं कहता हूँ आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और आपने सब कुछ अच्छा किया है, आप पद पे रहे, विक्की पटेल जी पद पे रहे, नगर पालिका के पद पे रहे, तो आपको घर घर घूमने की क्या आवश्यकता है? गुड्डा जायसवाल जी पद पे रहे, आपको घर घर घूमने की क्या आवश्यकता है? अगर आपके कार्य अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप घर में रहिए ना। आप घर में रहिए। और आपको तो पार्टी सिंबल है, पार्टी सिंबल रहने के बाद आप घर घर घूम रहे हैं, मंच अटेंड कर रहे हैं, लोगों के घर जा जा करके दुनिया भर की योजनाओं को बता रहे हैं कि दोनों दीपावली ऑफर चल रहा है अभी, तो एक बोलते हैं हम ये देंगे तो दूसरा चढ़ बढ़ के बोलता है हम ये देंगे। अरे भैया, दीपावली ऑफर देना बंद करो, जनता आज की समझदार है। और रहेगी बात, तो जब आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, पद पे रह चुके हैं, तो आपको घर घर जाने की क्या आवश्यकता? अगर आपके कार्य अच्छे होते तो आपको घर घर जाना नहीं पड़ता। ये रिजल्ट दिख रहा है आप लोगों को कि जनता आज की तारीख में क्या सोच रही है, और उसके लिए आप लोग परेशान है, घर घर जा रहे हैं। विक्की पटेल जी बताइए, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे 5 साल, पूरे करेक्ट 5 साल रहे, 5 साल में 5 मिनट भी कम नहीं रहे, और 5 साल रहने के बाद एक तो छोटा सा पद पार्षद का जिता करके नहीं ला। ये क्या है, ये बताइए ना। अरे आपसे जब नहीं लाए, अगर क्षेत्र में अगर कोई हार रहा है तो क्यों हार रहा है भाई? उससे जनता रुष्ट है, इसलिए हार रहा है। तो आपका जो क्षेत्र है वारासुनी, आप वारासुनी की नगर पालिका को नहीं संभाल सके, एक छोटी सी नगर पालिका नहीं संभली आपसे। नगर पालिका के जब चुनाव आए तो आप एक तो पार्षद जिता करके नहीं ला सकते, तो आप ये इतने बड़े 90 पंचायत की बात कर रहे हैं। कैसे जनता सौंप देगी 90 पंचायत आपके हाथ में? सोचेगी जनता, कैसे सोचे? जो व्यक्ति एक नगर पालिका नहीं संभाल सका, उस व्यक्ति को 90 पंचायत संभालने का मौका दिया जाए, ये प्रूफ सही है। जनता इसको समझ रही है, सोच रही है, सुन रही है, और ये सारी चीजों पे ही जनता रिजल्ट देगी अपना, और सारी चीजों को सोच समझ करके मतदान करेगी। हमारे स्थानीय नेता, जब आप स्थानीय नेता 3-3 बार के विधायक रहे, तो आपको इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है भाई? आप घर पे बैठे रहे ना, सिर्फ मात्र जाएं, 4 क्षेत्र के 4 मंच अटेंड करें। अरे जनता ने तो बोल देना चाहिए, भाई साहब आपका तो कार्यकाल इतना अच्छा था कि आप चुनाव लड़े तो विधायक है, चुनाव न लड़े तो विधायक है। जब पद पे रहे तो ऐसा स्थान बनाइए, अपना ऐसा स्थान बनाइए। जनता ने कहना चाहिए, अभी कई क्षेत्रों में कई विधायक चल रहे हैं आज की तारीख में, आज के समय में, बताइए वहां पर विधायक एक तरफा जीत करके आते। किसी किसी के कार्य करने की कार्यशैली अलग अलग होती है, आपकी कार्यशैली गलत है, इसलिए इस बार आपको इतनी मेहनत करना पड़ रहा है। और परिणाम तो मेरे हिसाब से जनता आपको देने वाली है, और मेरे हिसाब से देने की क्या, आप समझ भी रहे हैं, इसलिए आपकी भागा दौड़ी थोड़ी सी क्या है, कुछ ज़्यादा ही विचलता आ गई आप लोगों के बीच में। तो मैं यही कहना चाहूँगा भैया, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जनता इस बार पूरे मूड में है, और जनता इस बार चाहती है कि हम इन सबको हटाए। बहुत हो गई भाजपा, बहुत हो गई कांग्रेस, ये कुछ नहीं आते मंचों से बेइज्जत करने का काम करते कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। अरे भाई, आपके घर कोई मांगने आ रहा है क्या? ये बताइए ना, कि आपके घर कोई मांगने आ रहा है कि आप हमको ये दो वो दो? कुछ नहीं, ये सिर्फ लॉलीपॉप है। और सारी जनता आज की तारीख में समझदार है। और बच गई बात सरकार की, तो सरकार किसी की भी योजनाएं आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता जनता को मालूम है योजना आएगी और जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जनता का वोट हमारे साथ है। आज ग्रामीण अंचल का हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति आज हमारे साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा, तुरंत कार्रवाई कीजिए। सड़कें कैसी दिखती हैं क्षेत्र में? हाँ, सड़कें तो बहुत सुंदर बन गई है ना भाई। देखिए, सड़कों की तो बातें करना बहुत अच्छी बात है। अब सड़कों की वजह से क्या चर्चा करें, सड़कें तो चल ही रही है। अब सड़कों में देखिए, अब
चलो छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। गाँव में गया था, अभी कल परसों ही मैं गाँव गया था। उनने मुझे ये बात बताया कि देखिए गाँव का नाम ध्यान रखिए। जब मैं वहाँ बैठक लिया, कम से कम पूरे गांव के 40 से 45 लोग बैठे थे, तो उनने मुझे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ एक ही बात बोले, भैया बोले अभी आप आए, तो मैंने उनको पूछा भैया ये शॉर्टकट है क्या? तो उनने मुझे बोले भैया शॉर्टकट नहीं है, बोले ये मुख्य रोड है। और बहुत बड़ी बात बताया भैया उनने। उनको मैंने बोला है कि तुम मीडिया के माध्यम से चर्चा को भेजना, मैंने कहा, या वीडियो बना के मुझे भेजना, एक आध मीडिया वाले को डालूंगा। तो उनने मुझे ये बताया, भैया बोले ये जो रोड से आप आए हो ये ओरिजिनल रोड है, ये हमारी मुख्य रोड है बोले। मैंने कहा अच्छी बात, यहाँ से तो बहुत खतरनाक। उनने ये बताया कि जब बच्चे 3 महीना, जो बारिश का समय आता तो 3 महीना स्कूल नहीं जा पाती, ये हमारे बाजू का ही क्षेत्र है, नाम मेरे को अभी ध्यान आ जाएगा, 2 मिनट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाजू का ही क्षेत्र है। वहाँ पे पिछले बार 10वीं के जो पेपर थे, 10वीं के पेपर के समय में बच्चों ने पेपर नहीं दे पाए बोले, 3 दिन तक की छुट्टी, शायद मेरे हिसाब से 3 दिन बताया। 3 दिन वहाँ पे पूरा पानी, उनका कुछ नाला है, वो नाले में पानी वानी भरा हुआ था। मैंने जाकर के पूरा देखा, करेक्ट अपनी आंखों से देखा, इतनी व्यवस्था खराब है। और आज चलो ये तो खैर बात इन्होंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, एकदम प्रूफ सहित बात बताता हूँ। आज हमारे यहाँ पे ये बताइए, 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल बन गया, ठीक है। 2 राज्यों को जब आप जोड़ रहे हो, भाई आप अगर कुएं में उतर रहे हो तो कुएं में उतर रहे हो तो पहले रस्सी डालो ना। भाई कुएं में उतरने के पहले व्यक्ति निकलने की रास्ता बनाता है, कि कुएं में कूदे के मरने के लिए। तो आपने जब इतना बड़ा पुल आज निर्माण कार्य किया है, अरबों खरबों का निर्माण कार्य हो चुका है, 2 राज्यों को जोड़ने वाला पुल यहाँ पे बन चुका है, तो 2 राज्य जब जुड़ रहे हैं तो उसकी जो ये सड़क है इसका चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? आप लोग पहले लोगों को मरने दे रहे हैं और उसके बाद चौड़ीकरण करेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? आज ये बताइए कि हमारा जो वाराशुनी है, शहर वाराशुनी, वहाँ डबल रोड बन गई है, डबल रोड बन गई है, डबल रोड बन गई। तो ये बताइए वाराशुनी के लोग ही मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, वाराशुनी में 4 व्हीलर चल रही है, और ग्रामीण अंचल के लोग आज भी बैलगाड़ी से वाराशुनी जा रहे हैं क्या? आज उस रोड से बनने से, 2 राज्यों को जोड़ने से इतना ट्रैफिक बढ़ गया, इतना आए दिन घटना घटती है, आए दिन घटना घटती है। आप यहाँ से अभी वाराशुनी वापस जाएंगे, आप देख लेना, हर एक आधे सेकंड में गाड़ियां क्रॉस हो रही है। और रोड का साइज देखो तो मैंने जब से जन्म लिया है, जब से होश संभाला है, तब से अभी तक के रोड का साइज ही उतने का उतना पड़ा है। तो आप मुझे ये बताइए कि पहली क्लास में जब बच्चा पढ़ता है, तो पहली क्लास में बच्चा पढ़ता है वो अपनी ड्रेस पे जाता है, तो उसके बाद आप दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, चौथी में उसका ड्रेस चेंज करना पड़ेगा, शरीर पड़ेगा। जब वो कॉलेज जाएगा तो क्या उसको स्कूल ड्रेस में आप कॉलेज भेजेंगे? भाई उसके कपड़े तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, उसको कॉलेज के हिसाब के कपड़े देना पड़ेगा। तो ये बताइए, जब इतना बड़ा ये राज्य मार्ग बन गया है तो इसमें ट्रैफिक बढ़ गया है, और आपने साइज उतना ही पहली क्लास का रखे। तो भाई ये बताइए, पहली क्लास के साइज में कैसे कैसे कपड़े पहन के हम कॉलेज जाएंगे? अब तो कॉलेज पहुंच गए ना, 2 राज्य जुड़ गए यानी कॉलेज पहुंच गए। अब जब कॉलेज पहुंच गए तो इसको कॉलेज के लायक के कपड़े पहनाइए ना। तो आप तो उतनी बड़ी रोड रखे और बता रहे हमने विकास कर दी है। अरे भाई विकास ऐसा नहीं होता, तुरंत में रोड का चौड़ीकरण करवाइए। आपके पास एक से एक निधि है, एक से एक फंड है, और नहीं है तो सरकार के पास जाकर के बात रखिए कि भाई इस जगह में घटनाएं ज्यादा बढ़ रही है, ट्रैफिक तो बढ़ेगा। जब आपने आना जाना चालू करवा ही दिया है तो ट्रैफिक बढ़ेगा, संभव बात है। गोंदिया के लोगों को जाना है सीधे छिंदवाड़ा, तो यहीं से जाएंगे। इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, और बड़े ट्रक आ रहे हैं। आज के समय में 2 नाले हमारे यहाँ छोटे छोटे, आपने इतना बड़ा अरबों खरबों रुपए खर्च करके तो पुल बना दिया, लेकिन बारिश में पुल हमारे कोई काम का नहीं आता। तब की मुख्य बात तो बारिश में आने जाने की। 2 नाले छोटे छोटे हमारे पड़ते, जिनमें अगर ऊपर खड़े होकर के कोई व्यक्ति 2 बाल्टी पानी भी डाल दे तो नाला फुल हो जाएगा। पता है इतना छोटा नाला। और उसके बाद में आज की तारीख में उस नालों पे भी किसी का प्रशासन का ध्यान नहीं। उल्टा प्रशासन ने क्या काम करी, वो नाले के नीचे में डैम बनवा दी, साकड़ी नाला है, और अपना ये भिंडारा टोले का नाला है, उसके नीचे में डैम बनवा दी। आज उस डैम की हालत ये है कि बारिश में डैम हो जाता है फुल। जैसे फुल हो जाता है तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक के नाले नहीं खुलते। अब 4 दिन तक जब नाले खुलेंगे नहीं तो लोग आएंगे जाएंगे कहाँ से? फिर आपका पुल बनाने का मतलब क्या निकला? चौड़ीकरण करिए। आप चौड़ीकरण क्यों नहीं कर रहे? चौड़ीकरण की जगह में अभी डामरीकरण हुआ, सिर्फ चादर बिछा दी गई, और बिछाने के बाद सबसे गंदी बात तो ये है भैया कि साइड शोल्डर जो भरे हुए हैं वो पूरे मट्टी के भरवा दिए। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा खप्पन हो जा रहा है, बाजू से गाड़ियां नहीं निकल रही, मोटरसाइकिल नहीं निकल रही। अगर ना हो तो अभी आप जाते जाते देखिएगा पूरा उसके टायरों का वो बना हुआ है, यानी जो कीचड़ों के ऊपर से टायर जाते हैं और बन जाता है, उस टाइप का बना हुआ अभी भी पड़ा हुआ है। आप देखिए जाकर के, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो आप मुझे बताइए, जनप्रतिनिधि आ क्यों नहीं रहे? आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन ठेकेदारों को बोल क्यों नहीं रहे कि आपको मुरुम डालने बताया गया है, और आप सिर्फ वहां पे छुई डाल दे रहे, पूरी मट्टियां डाल दे रहे। अरे इसमें लोग साइड, किसी गाड़ी को आना रहेगा तो साइड तो देंगे ही ना, और जब साइड देंगे और उसमें जाकर के, तो उनको संभव है कि नीचे जाएंगे तो फंसेंगे या गिरेंगे। तो आप जानबूझ करके लोगों को मारने का इंतजाम कर रहे हैं। तो आप चौड़ीकरण करवाइए। आप चौड़ीकरण नहीं करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने विकास किया। अरे भैया सब बातें खत्म है, कुछ कहीं नहीं है। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है।
आज उस जगह में मट्टी डाली जा रही है, किसी को नहीं दिख रहा, कोई ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार से सेल की परसेंटेज पहुंच गया होगा ना। और जब परसेंटेज पहुंच गया होगा तो ठेकेदार भी जब दिया है, ये तो सीधी सी सब खुले मन से मैं बोलता हूँ, दिया है तो कहीं ना कहीं वो अनियमितता करेगा ही करेगा। निर्दलीय प्रत्याशी रहे तो क्या किसी पार्टी का दबाव अभी तक या कोई बड़े नेताओं का दबाव? वो तो मीडिया, आप लोगों को तो मालूम ही है, स्टार प्रचारक आ रहे हैं बड़े बड़े। अब ये बताइए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे, क्यों आए थे मुझे मालूम, क्यों आए थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आए थे डोंगरमाली आए थे। अब ये बताइए, इतने बड़े माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डोंगरमाली छोटे से ग्राम में आ रहे हैं, जो आरासिनी में सभा होना चाहिए डोंगरमाली में हो रही है। आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि डोंगरमाली में सभा क्यों रखी गई। आज 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच का टाइम भारतीय जनता पार्टी को दिया गया था सभा का, और उसके बाद में हमें टाइम क्या देना चाहिए, 4 बजे के बाद देना चाहिए, तो हमें बीच में 3 बजे से 4 बजे के बीच फंसा दिया गया। अब चलिए ठीक है, उनकी मानसिकता क्या थी वो तो मैं नहीं कहूँगा, उनकी मानसिकता जो भी थी अच्छी थी, हमें उससे दिक्कत नहीं है। हमने अपने तरफ से उनका मान सम्मान रखा। क्यों रखा, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ गाँव में जो भी अतिथि आएगा हम उसका सम्मान किए। प्रथम बार हमारे अतिथि महोदय आए थे, हमने उनका मान सम्मान किए। अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में बात थी कि कभी वो हमसे बात करते और हमें बोलते समर्थन देने के लिए, तो हम उनको नहीं का जवाब देते कि हम भैया नहीं दे सकते। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे अतिथियों को अपमान हो, और हम अपमान करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने उस दिन डोंगरमाली का मंच शेयर नहीं किया। हम डोंगरमाली के मंच में आए ही नहीं, हम अपनी व्यवस्था में रहे। उसके बाद में हमने तुरंत जाकर के खैलान जी का मंच अटेंड किया, और वहाँ से ये जनता के बीच में बात भी रख दी कि हमने अतिथियों का मान सम्मान किया है। अब उनकी मानसिकता क्या थी क्या नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। बाकी रहेगी बात की दबाव आना, प्रेशर आना, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि बहुत से दबाव, बहुत से प्रेशर आते हैं, कई फ़ोन आते हैं, कई ऑफर्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। अभी तक के दिमाग में ये लगाए बैठे, 2 तारीख को जो फॉर्म उठाने की बारी थी, उस दिन तो बहुत अच्छे दूर दूर से फ़ोन आए, बहुत बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आए। कई इधर आपके साथ कोई बिहार से अपने बीजेपी पार्टी के कुछ आए होंगे, कोई पद पे है वो, आए थे, तो यहाँ आए थे, बैठे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत चीज़ें। तो मैंने बोला देखिए भाई साहब, मुझे फॉर्म नहीं उठाना, फॉर्म उठाना रहता तो मैं फॉर्म डालता ही थी। लास्ट दिन मुझे जब यहाँ पे जिस दिन शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उस दिन भी बहुत से लोगों का कहना था, हमारे कार्यकर्ता तो जहर की पुड़िया जेब में लेकर के घूम रहे थे। भाई साहब की बोले तुमने समर्थन दिए तो 1000 कार्यकर्ता जहर खा लेंगे, 1000 कार्यकर्ता जहर खा लेंगे बोले। 2018 रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आप लोग भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मुझसे आमना सामना हो भी गया तो मैं आप लोगों के लिए अपनी गर्दन कटवा लूँगा, लेकिन आप लोगों की गर्दन झुकने नहीं दूंगा। ये मैंने अपने कार्यकर्ताओं से वादा करके रखा था, उस वादे को मैंने निभाया है, और आने वाले समय में भी किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटेगी नहीं। समर्थन में किसी को दूंगा नहीं, मैं अपने यथास्थान पे खड़ा हूँ और यथास्थान पे संभव प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोगों का साथ मेरे साथ बना रहे, मेरी हिम्मत को 4 गुना बढ़ाएं, आप ही लोगों से बढ़ेगी। सभी कार्यकर्ता मेरे कंधे से कंधा मिला करके चले, मैं ऐसा अनुरोध करता हूँ। रेत और शराब के तमाम मुद्दे हैं क्षेत्र में, क्या मानते हैं कि इस क्षेत्र, इस अंचलों में भी रेत का खनन हुआ है? सबसे ज्यादा तो यहाँ पे रेत ही से परेशान है ना हम लोग। आज ये बताइए, नदी के बाढ़ आती है, प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, बाढ़ आती, बाढ़ आने के बाद में सिवनघाट, फुटारा, लावनी, गोटी, भेंडारा टोला, भेंडारा, या पानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बाढ़ का पानी आ जाता है और बाढ़ जल्दी छटती नहीं, कई मकान गिर जाते हैं, कई मकान गिर जाते हैं भाई साहब। और मकान गिरने के बाद जब उसी मकान को निर्माण करवाना पड़ता है, जब बनाने की बारी आती है, और वही हितग्राही जब रेत के लिए जाता है तो उसको पैसे देकर के रेत डालता है। गिराया किसने मकान? उसी नदी ने गिराई, प्राकृतिक आपदा में वो मकान गिरा है, और उसी रेत को लेने जाना है तो उसको पैसे देना। रहेगी बात रेत की, तो रेत का तो अवैध व्यापार चल रहा है हमारे, अवैध भयंकर व्यापार चल रहा है। जाके देखिए ना, बनाइए ना वीडियो, खैरी में है, यहाँ है, पूरे तरफ में डम करके रख दिया गया, और अभी भी चालू है। आप जाके देखिए, पोकलिंग चालू है, अभी पोकलिंग मशीन चालू, कोई सुनवाई नहीं है रेत में। और दारू में तो अति कर दी भैया, दारू में तो अति कर दी। दारू की तो बात अभी मंच के माध्यम से वाराणसी से बताने वाला हूँ, आप देख लेना। दारू के बारे में डोंगरमाली में एक दुकान दारू भट्टी की थी, अब 2 दुकान हो गई। और उसके बाद भी जो दूसरी खुली है, वो दूसरी जो दुकान खुली है आज के समय में, वो दूसरी दुकान हमारे ग्राम सभा में, हमारी ग्राम सभा की बिना अनुमति के खुली है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने उसमें स्टेटमेंट में कहा है, अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि जब तक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की अनुमति नहीं होगी, तब तक के कहीं से कहीं तक के अपनी जो निजी दुकान है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते।
उसके बाद भी आज ग्राम पंचायत डोंगरमाली में बिना अनुमति के दारू दुकान खुली है, जहाँ पे ग्राम पंचायत की अभी तक की अनुमति नहीं है। ये विकास है, और ये विकास के बाद में तानाशाही है। क्या ग्राम पंचायत डोंगरमाली का सरपंच मृत हो गया? आपने ग्राम पंचायत डोंगरमाली से अनुमति ली? आज मैं इस बात को अगर उठाने जाऊंगा, उस दारू भट्टी में ताला लगाने जाऊंगा, तो कल मुझ पे ही केस बना दिया जाए। मुझे मालूम है कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? उसका कारण है कि इनकी जो बाहुबली चल रही है, इनकी जो ताकत है, इनके पास में जो आज ये ज्वालामुखी बने पड़े हैं, इनके कारण आज कोई लोग इनके पीछे हाथ उठाने, ये आवाज उठाने की नहीं सोचते। तो यही चीज मैं तो बताना चाह रहा हूँ कि आज शराब और रेत का व्यापार भयंकर चल रहा है, खुल करके चल रहा है। और पहले 3 लोग मिल करके जिले को चला रहे थे, अब चौथा पैदा कर रहे हैं। ये चौथा व्यक्ति पैदा कर रहे हैं। मैंने तो कई मंचों से बोला है ना, कई मंचों से बोला कि ये चौथा व्यक्ति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में तो रेत और ये अभी जो बता रही है माफिया कर रहे हैं। अरे माफिया के साथ में तो तुमने पूरी जिंदगी निपटाए हुए मेरे भाई विक्की पटेल जी, तब माफिया नहीं दिखा क्या? हिस्सा नहीं मिला तो माफिया दिख रहा है। और जब तुम पद पे आ जाओगे तो हिस्सेदारी में जुड़ जाओगे। आज ये बोलते कि भैया कहते हैं हम माफिया राज मिटाने आए हैं, तो दारू राज मिटाने आए हैं, तो रेत, तो तुम अभी तक के इसके पहले में तुमको उससे अलग हुए 3.5 साल ही तो हुआ है ना। 3.5 साल पहले तुमको माफिया नहीं दिख रहा था क्या? ये बताइए, नहीं दिख रहा था क्या? रेत घाट में कहीं पार्टनरशिप नहीं है क्या जायसवाल जी की? दारू व्यापार में कहीं पार्टनरशिप नहीं है क्या? ये तो छोटा सा 5 साल के बच्चे को जाकर के पूछेंगे तो बता दे रहा था। क्या विक्की पटेल को मालूम नहीं था जी? नहीं मालूम थी या नहीं थी? अब जब पट नहीं रही है, जम नहीं रही है और विधानसभा जीतना, तो तुम आगे वाले के बारे में दुनिया की पोल पट्टी खोल रहे कि भैया ऐसा है तो वैसा है। तो पहले नहीं दिखा क्या? पहले भी तो दिखा होगा ना। उस समय क्यों नहीं देखे आपने? उस समय देखना था ना कि हमें रेत माफिया के साथ में, दारू माफिया के साथ में घूम रहा है। तब उस समय आपको ये नहीं लग रहा था कि बोलिए, उस समय तो भैया मेरे बड़े भैया और ये छोटे भैया। मैंने देखा है आज से 5 साल पहले जो सभा हुई थी, जिस सभा में अगर मान लीजिए जायसवाल जी नहीं जा पा रहे हैं, अगर विक्की पटेल जी ने अगर सभा ले ली तो ये समझ लो कि जायसवाल जी ने ले ली। ये बात होती थी। छोटा भाई और बड़े भाई के रूप में चले थे लोग। जायसवाल जी के चेहरे में विक्की पटेल जी को देख करके काम कर रहे थे। सबसे ज्यादा अगर विरोध किया उस समय तो विक्की पटेल जी ने कांग्रेस का विरोध करके ट्रैक्टर पे चढ़ा रहा। तो उस समय सब साथ में थे। आज ऐसी कौन सी तुम्हारे बीच में बात होगी? बताते क्यों नहीं मीडिया के माध्यम से, मंचों के माध्यम से, कि क्या तुम्हारे बीच में अनियमितता हुई जो तुम एक दूसरे का साथ छोड़ करके लोग गए? सब खेल पैसे का है मेरे भैया, ये सब खेल पैसे का है। प्रहलाद पटेल जी सभा करते हैं डोंगरमाली में, शिवराज जी सभा करते हैं। क्या मानते हैं आप जो जनसंपर्क कर रहे हैं, इसका कहीं प्रभाव दिखेगा? नहीं, हम तो इधर के इसका प्रभाव का कुछ नहीं है। बड़े स्तर के स्टार प्रचारों के आने से सिर्फ मात्र जो जनता जो रहती है, जो ईदगाही रहते हैं, वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि बोले बड़े स्तर के जो नेताजी आए हैं उनको हमको देखने जाना है। बाकी सारी चीज़ें तो वही चीज़ बोल करके जाते हैं ना जो चीज़ें उनको मालूम रहती है, और उसका कोई फर्क और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और रहेगी बात तो सिर्फ इतना फर्क और प्रभाव पड़ता है कि हमारे डोंगरमाली सौभाग्यशाली है। हमारे डोंगरमाली की किस्मत सुधर गई कि जो बड़े बड़े स्तर के जो हमारे माननीय नेतागण हैं वो हमारे डोंगरमाली आ रहे हैं। हमारे डोंगरमाली सौभाग्यशाली है जो अच्छे अच्छे नेता यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी बातों को रख करके जा रहे हैं। बाकी जितनी बात बड़े स्तर के नेता आते हैं वो उतनी बात रख करके जाते हैं जितनी वो दे रहे हैं। और जो भाई उस योजना को ले रहा है वो तो जान ही रहा है कि हम क्या योजना ले रहे हैं। अब दे देंगे, कोई चीज़ें दे देंगे पे आती है, तो दे देंगे वाली बात तो एक अलग ही होती है ना। दे देंगे ये सब उधारी बात है। पहले आ जाओ। अंतिम क्वेश्चन की राजनीतिक शुरुआत की कहाँ से की आपने और क्या कारण रहा कि राजनीतिक क्षेत्र को चुना है? देखिए क्या है, राजनीतिक शुरुआत जो मेरी हुई, मेरे पूरे परिवार में राजनीति स्तर पे कोई व्यक्ति नहीं। मेरे पिताजी टीचर थे, एक मेरे चाचा एसडीओ थे, एक मेरे चाचा किसान है और एक मेरे बड़े पिताजी थे वो भी किसान नहीं थे। हमारे राजनीतिक इसमें हमारे परिवार से कोई ऐसा विशेष नहीं रहा। हमारे एक बड़े पिताजी की तरफ के लड़के रविराम मौर्य लाडे जी जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, तो अक्सर हम उनके साथ में रहा करते थे। और जब तक उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा, 20 साल का कार्यकाल रहा, उनके साथ में हमारा रहना उठना बैठना सभी चीज़ें होती थी। जब वो राजनीति क्षेत्र से उम्रदराज हो गए, उम्रदराज होने की वजह से जो राजनीति क्षेत्र से वो हटे, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति नहीं था इस चीज़ों को संभालने वाला, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी, 20 साल राज करना है ना, मजाक नहीं है। ग्रामीण अंचल में 20 साल जब उन्होंने राज किया तो इसके बाद में कोई व्यक्ति नहीं था। तो उन्होंने और ग्रामीण के जो हमारे जो भाई लोग आते कार्यकर्ता, उनका कहना है कि भैया आपसे अच्छा चेहरा हमें नहीं मिल पाएगा, आप मेहनत करिए। तो मैं आया फिर राजनीति में। जैसे मैंने राजनीति में कदम रखा, तब कदम रखने के वजह से जो जिस विभाग में कदम रखेगा
तब वो समझ पाएगा कि भैया हो क्या रहा है, क्या चीज़ें चल रही है। हुआ यूँ कि मैं जैसी राजनीति में कदम रखा तब मुझे मालूम हुआ कि राजनीति में आने के बाद में हितग्राही कितना प्रताड़ित है आज के समय में, उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। मैं जब राजनीति में था तब इस चीज़ों को नहीं समझता था। जैसे 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 मेरा स्तर बढ़ते गया, कद बढ़ते गया, एक एक चीज़ में मैं देखते गया, तब मुझे समझ में आया कि यार राजनीति में सही में अच्छे से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को बहुत मदद की आवश्यकता है। आज के समय में मददगार कोई नहीं है। आज सब लोग जितने भी आते हैं, आने के बाद में सिर्फ वादे ही बता देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और अपने स्तर को छोड़ करके निकल जाते हैं। तब मुझे समझ में आया, तब जाकर के मैंने कदम धीरे धीरे बढ़ाया। उसके बाद में सरपंच पद पे आने के लिए भी मुझे गाँव की जनता ने कहा कि भाई साहब आप फॉर्म डालिए, आप फॉर्म डालिए। मैं तुमको पहले से बताते आया था कि भाई साहब चलो ठीक है, आप देख लीजिए, कोई और व्यक्ति हो तो उसको करवा लीजिए, हम तो ऐसी सेवा करने तैयार है। पर उन्होंने कहा कि चलिए आइए। अच्छा आए, और 427 वोट से हम सरपंच चुनाव को जीत करके आए। सरपंच चुनाव आज 2 साल हो गए। 2 साल में से तो हमारा समय वैसे भी 1 साल फर्जी खराब हो गया, और फर्जी खराब होने के बाद 1 साल में हम लोगों ने लोगों के स्तर को समझा, लोगों के बीच में बैठा, और जब स्तर को देखा कि स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। हमारे स्तर में क्या है, जब मैं हमारा सेंटर पॉइंट डूंगरमाली आता है, डूंगरमाली सेंटर पॉइंट होने की वजह से आजू बाजू के क्षेत्र में 5-25 गाँव पड़ते हैं, जहाँ पे हमको बुलाया गया, जहाँ हम गए, हमने जा कर के सारी चीज़ों को सोचा, सारी चीज़ों को देखा, सारी चीज़ों को समझा, और जब देखे कि हमने हितग्राही बहुत प्रताड़ित पड़ा हुआ है, तब उनका साथ देने की हमने कोशिश की। तो ये थे आज के खास मुलाकात में सरपंच मनोज लिल्लारे, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बात की, और जल्द ही एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वारासिवनी न्यूज़ के माध्यम से जनता के बीच में रखा जाएगा। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वारासिवनी।